जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास केमिस्ट्री का। समझ में आ गया? तो पहले मैं चैप्टर का नाम डाल देता हूँ, फिर देखो आज एक इंट्रोडक्शन टाइप क्लास है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कॉसल ल्यूइस के बारे में कुछ बता सकूं। ठीक है, तो पहले मैं चैप्टर का नाम लिखता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चैप्टर के नाम से कुछ समझ में आ रहा है, आइडिया लग रहा है हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब बॉन्ड बनना। बॉन्ड किसके बीच में बनता है बच्चों? एटम्स के बीच में। और एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड बनेंगे तो उससे जो नई चीज तैयार होगी वो क्या होगा? मॉलिक्यूल। तो केमिकल बॉन्डिंग और उनसे बनने वाले मॉलिक्यूल्स और उनके स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है बच्चों। अगर तुम लोग ठीक से पैटर्न को नोटिस करोगे तो चैप्टर 1 में तुमको एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में समझा दिया गया था, एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह वगैरह। फिर एक एटम के बारे में डिटेल में तुम लोगों ने कहां पे पढ़ा? चैप्टर 2 में। हाँ या ना? चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर का मॉडल और फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा। एटम क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ा बच्चों? एटम भी एक टाइप का तो होता नहीं है, बहुत सारे टाइप के होते हैं, क्योंकि 118 एलिमेंट है। अगर 118 एलिमेंट है तो उनके एटम भी 118 टाइप के हुए। तो जरा सोचो, इतने सारे टाइप के अगर एटम है तो उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, उनका एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, वो सब चीजें हमने पढ़ ली। ये भी क्लियर हो गया। अब ये जो अलग अलग टाइप के एटम है ये आपस में कैसे जुड़ जाते हैं, क्यों जुड़ जाते हैं, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, क्यों बनता है, और उसका स्ट्रक्चर, शेप, साइज क्या होता है, वो सारा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये बात समझ में आ गई? यानी अभी तक भी हमने क्या पढ़ा है? सिर्फ एटम्स तक ही हम पढ़ पाए हैं। चैप्टर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिटेल में, चैप्टर 3 में टाइप्स ऑफ एटम, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सीखना था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया? ऐसे ही आज ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूल और उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अलग अलग टाइप की थ्योरी बताई है और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैं तुम्हें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। अगर वो आपको आते हैं या आ गए तो समझ लो ये चैप्टर आपने सीख लिया। अगर वो टॉपिक नहीं आए तो ये चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में क्या है बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसकी वेटेज भी बहुत अच्छी है बच्चों इस चैप्टर की। यहां से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और इतने सारे आते हैं कि अगर आपकी इस पे पकड़ मजबूत हो गई चैप्टर पे तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। जैसे कि MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, VSEPR थ्योरी। इसका मतलब है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। एक थ्योरी ये है, एक थ्योरी ये है। इसके अलावा VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसी के अंदर एक टॉपिक आ जाता है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये नहीं आते अच्छे से तो ये चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर हो गया? इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि
पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट, रेजोनेंस, octet rule and its limitations. Polarity, resonance, bond parameter, ये इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक। हाँ, और एक और आता है इसमें नंबर 10, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज बच्चों, मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है, जब भी कोई चैप्टर के नोट्स बनाना स्टार्ट करते हो, फ्रंट पेज पर ही वो सारे टॉपिक लिख लिया करो जो मैं तुम्हें हमेशा बताता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आने ही चाहिए। यहां से पेपर में क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा, ना आए तो मुझे बता देना। समझ में आ गया? तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और यहाँ से बनते हैं बड़े क्वेश्चन। क्लियर हो गया? तो ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अभी इसके बारे में मेरे को बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में पूरे एक टॉपिक है। एक एक क्लास, दो दो क्लास लग जाती है एक एक टॉपिक में। समझ में आ रहा है? तो इनको अगर आपको डिटेल में समझना है तो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इनके नाम अपने दिमाग में उतार लो। वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, वीएसईपीआर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एमओटी। ठीक है? इसके अलावा डाइपोल मूवमेंट, रेजोनेंस, ऑक्टेट रूल, बॉन्ड पैरामीटर, फॉर्मल चार्ज, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चले आगे, ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना। बच्चों देखो, हमें अब कुल मिला के मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है। पिछले चैप्टरों में हमने एटम और एलिमेंट के बारे में सीखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वगैरह। इस पूरे चैप्टर में हमारा मेन पर्पस क्या है? मॉलिक्यूल्स, वो कैसे बने, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, और उनका शेप क्या है। शेप भी हमें पहचाननी है, और अगर ये सब नहीं पता तो फिर गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ बच्चों, कितने मॉलिक्यूल्स हैं इस दुनिया में? जैसे अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, एलिमेंट तो 118 है, मॉलिक्यूल कितने हैं? कोई आइडिया है? तो बच्चों यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास अल्फाबेट्स कितने हैं इंग्लिश में? अल्फाबेट्स कितने हैं? अरे ABCD नहीं आती क्या? 26 है। अल्फाबेट तो 26 ही है, लेकिन उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिलाकर जो वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स कितने हैं ये बताओ। वर्ड्स कितने हैं? कोई आइडिया है? बहुत सारे हैं, और भी नए नए बनते रहते हैं। ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो पुराने कुछ शब्दों को खत्म भी कर सकती है और नए भी बनाती रहती है। पता है ये बात? पता है ये बात? तो देखो, आपके पास सिर्फ अल्फाबेट 26 थे, और जरा चेक करो वर्ड कितने बने? अनगिनत। अब आप इसी से दिमाग लगाओ, अगर आपके पास एलिमेंट्स यानी उनके एटम्स कितने हैं? 118। तो आप चेक करो इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनने वाले मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड कितने बनेंगे? कोई अंदाजा है इस बात का? अगर 26 अल्फाबेट से इनफिनिट वर्ड्स बन रहे हैं, तो 118 एलिमेंट से मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? कोई हिसाब किताब नहीं है। पर बच्चों एक फर्क है, यहां पर मैं बता देता हूं। वर्ड जो है हम नया बना भी सकते हैं, जो हमारे मन में आए वो हम जोड़ तोड़ के आगे पीछे करके चीजों को नया नाम देने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, हम सिर्फ वही स्टडी करेंगे जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी एलिमेंट उठा लिया और उसको किसी को भी किसी से जोड़ दिया। जैसे मान लो मैंने एक एलिमेंट उठाया ज़ेनॉन, और मैंने एक एलिमेंट उठाया सोडियम, और मैंने इनको जोड़ दिया, क्या बन गया? NaHC। क्या ये एग्जिस्ट करता है नेचर में? तो क्या ये मॉलिक्यूल माना जाएगा? नहीं। तो मॉलिक्यूल्स इनफाइनाइट तो नहीं है, फाइनाइट ही होंगे ऑब्वियसली, पर हम डेली केमिकल से लैब के अंदर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो नए नए कंपाउंड्स भी, मॉलिक्यूल भी बनते रहते हैं। पर जो इस दुनिया में मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, हमें सिर्फ वही पढ़ने हैं इस चैप्टर में। समझ में आ गया? इसके अलावा एनसीईआरटी में जो मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल दी हुई है ना, वो तो आप घोल के पी जाना, रट लेना। समझ में आ गया? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी ने इतना डिटेल में दिया हुआ है
कि अगर बेसिक मिनिमम अगर आपको वो नहीं आता तो फिर आपके लिए समस्या तैयार हो जाएगी। क्लियर हो गई ये बात? अब सवाल ये है कि एलिमेंट से अगर मॉलिक्यूल बन रहा है तो ये तो तुम्हें पता ही है पहले से, ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कि एटम जब कंबाइन होंगे तभी मॉलिक्यूल बनेगा। तो दो या दो से ज्यादा एटम या आयंस अगर आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है बच्चों? मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? पर ये जो सवाल है जो जुड़ रहे हैं इसको हम बोलते क्या है? बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? एक एटम दूसरे एटम से जो जुड़ गया है वो क्या बन गया? उनके बीच में बॉन्ड बन गया। तो सवाल ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? तो केमिस्ट्री की बुक में आपके फ्रंट पेज पर ही जहां पर ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहीं पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है। केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जिसकी वजह से वो आपस में जुड़े रहते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स that binds या hold together the constituent particles। बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल समझ में आया कौन है? ये कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, क्या पता दो एटम जुड़े हुए हो सकता है दो आयंस जुड़े हुए हो। समझ में आ रहा है? hold together the constituent particles in a chemical species is called chemical bond। क्लियर हो गया? बॉन्ड मतलब कुछ भी नहीं है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है दो एटम या फिर दो आयन के बीच में जिसकी वजह से वो जुड़े हुए हैं, स्टेबल है। क्लियर हो गया? अगला सवाल ये है कि ये जो एटम्स हैं वो आपस में जुड़ते ही क्यों हैं? जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया ज़ेनॉन और Na का, मैंने इनको प्लस करने की कोशिश करी, मैंने सोचा चलो इनसे कुछ बना लेते हैं। ये बनेगा भी? नहीं बनेगा। पर बच्चों अगर मैंने यहाँ पे Na के साथ Cl लिया होता तो क्या हो जाता? और ये इतना अच्छा मॉलिक्यूल बन गया, आयन बन गया, सॉरी आयन कह रहा हूँ, मॉलिक्यूल ही कह सकते हो आप इसको। वैसे तो यहाँ पर ये लैटिस बनता है पर फिर भी मतलब जुड़ गए ना ये दोनों, पर ये नहीं जुड़े। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी दो एटम आपस में जुड़ जाएंगे और मॉलिक्यूल बन जाएगा। समझ में आ गया? तो सवाल ये है कि ये एटम्स आपस में जुड़ते ही क्यों हैं? क्या पड़ी है इनको जुड़ने की? इन्होंने कुछ दोस्त बना रखे हैं क्या कि मेरे को उसके साथ बॉन्ड बनाना है, इससे मेरी लड़ाई है, इससे मुझे बॉन्ड नहीं बनाना है? क्या रीजन है? why do atoms of element combine? ये आपस में जुड़ते ही क्यों है? दिमाग लगाओ और बताओ। पिछला चैप्टर पढ़ा था ना तुम लोगों ने, उसमें हमने यही तो सीखा था। हर एलिमेंट का एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, हाँ या ना? तो कोई भी एटम अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। समझ में आया? मतलब कि देखो इस दुनिया में हम लोग इंसान लोग रहते हैं तो हम लोग शुरू से ही ग्रुप्स में रह रहे हैं, हम लोग अकेले नहीं रह सकते। मतलब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर यहाँ अकेला रहूंगा तो मुझे अनाज तो चाहिए ना, अब मैं अनाज तो उगाता नहीं हूं तो मुझे जाना पड़ेगा किसी से लेने। तो बच्चों आ गया समझ में? एटम्स इसलिए कंबाइन होते हैं ताकि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकें और उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए या हो जाए। समझ में आ गया? तो हम इंसान लोग भी तो यही करते हैं। हम लोग अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं? सामान चाहिए दुकान पे चले जाते हैं, हाँ या ना? उनको हमसे पैसे चाहिए तो वो अपना सामान बेच रहे हैं, है ना? तुम लोग यहाँ क्यों आ रहे हो? क्योंकि तुमको पढ़ना है। समझ में आ गया? तो यही चीजें मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। एटम भी अपनी जरूरत को पूरा कैसे करेगा? वो देखेगा, ढूंढेगा कि कौन ऐसा है जिसके साथ डबल कोइंसिडेंस हो जाए। मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए और कोई ऐसा मिल जाए जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता हो।
समझ में आ गया? बार्टर सिस्टम चल रहा है यहाँ पे एक तरीके का। बार्टर सिस्टम में यही होता है ना कि एक इंसान जो सामान बेचना चाहता है, दूसरा बंदा एग्जैक्टली वही सामान खरीदना चाहता है, और वो जो देना चाहता है वो यही चाहता है खरीदना, है ना? वही हो गया है। तो एटम्स ऑफ एलिमेंट wants to attain noble gas electronic configuration। कोई भी एटम क्या चाहता है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके जैसी हो जाए? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नोबल गैस जैसी हो जाए। और नोबल गैस की कैसी होती है? फुल्ली फिल्ड। तो atoms of element wants to attain noble gas electronic configuration in which there is a fully filled outer orbital। समझ में आ गया? तो वो अचीव करने के लिए, वो अटेन करने के लिए ही एटम्स बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि नोबल गैस का अगर पहले से ही फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, समझ में आ गया, तो वो तो फिर पक्का किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं। इसका तो ये मतलब हुआ ना। तो ये भी मैं यहां पे लिख देता हूं, नोबल गैसेस हैज ऑलरेडी यहां आएगा बच्चों, है यहां आएगा। Noble gases already have fully filled outer electronic configuration। Therefore they do not combine or make bond। समझ में आ गया? क्योंकि उनका फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो किसी के साथ ना कंबाइन होना चाहते हैं ना ही बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि नोबल गैसेस क्या है? स्टेबल है, और बाकी एटम्स क्या है? अनस्टेबल है। तो वो किसी के साथ बॉन्ड इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि वो भी स्टेबल होना चाहते हैं, वो भी नोबल गैस जैसा बनना चाहते हैं, वो भी अपने आउटर मोस्ट शेल में फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? चले आगे। तो बच्चों, मॉलिक्यूल बनने के लिए एटम्स का कंबाइन होना जरूरी है। अब एटम्स कंबाइन क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, इसके लिए हमारे पास अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग थ्योरी हमको दी। समझ में आ गया? जैसे किसी ने हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी, किसी ने हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी, किसी ने हमको VSEPR थ्योरी दी। ठीक उसी तरीके से 1916 में सबसे पुरानी थ्योरी यहां पर दी हमें कॉसेल और ल्यूइस ने। इन 1916 कॉसेल एंड ल्यूइस, ये दोनों अलग अलग लोग हैं, एक ही इंसान नहीं है, ठीक है? कॉसेल एंड ल्यूइस डेवलप अ थ्योरी। कौन सी थ्योरी बच्चों? ऑक्टेट थ्योरी, या आप इसको ऑक्टेट रूल भी बोल सकते हो। समझ में आ गया? ऑक्टेट रूल बोलो, ऑक्टेट थ्योरी बोलो, एक ही बात है। तो ऑक्टेट रूल क्या कह रहा है बच्चों? क्या बोला कॉसेल और ल्यूइस ने? देखो, इन्होंने काफी सारी चीजें बताई हैं, सिर्फ ऑक्टेट रूल ही नहीं है कि ल्यूइस स्ट्रक्चर पहले कैसे बनाए जाएंगे, फिर वो क्यों कंबाइन होंगे, कैसे होंगे, वो सारी चीजें भी बताऊंगा। लेकिन उन्होंने इन सब का जो मेन रीजन दिया ना, वो था ऑक्टेट रूल, वो था ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट थ्योरी। और ये वही है बच्चों जो मैंने तुम्हें बोलकर बताया, हर एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो एक इलेक्ट्रॉन का पूरा गेन या पूरा लॉस भी कर सकता है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकता है। यानी देखो, ये तो तुम लोगों को पता होगा, 10th क्लास तक पढ़कर आए हो,
कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और कुछ पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जैसे सोडियम की अगर हम बात करें तो हम अच्छे से जानते हैं बच्चों, सोडियम क्या करता है, पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, क्योंकि यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8 1 और यहां पर क्या हो गई 2 8। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई कि नहीं, किसके जैसी हो गई, नियॉन के जैसी। क्या ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है? समझ में आ गया। और क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। हाँ या ना? तो सवाल यहां पर यही है कि कुछ एलिमेंट, कुछ एटम्स क्या करते हैं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर लेते हैं और कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, लेकिन पर्पस उनका वही है कि उनको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो ऑक्टेट रूल में उन्होंने क्या बोला, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स in the outermost shell of in the outermost shell, to complete the octet in the outermost shell, atoms lose or gain an electron or can share the electrons। कुछ समझ में आया बच्चों? ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या बोल रहा है कि बस उसका मकसद क्या है एटम का, अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना। उसके लिए वो पूरे के उसके लिए वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकता है। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। हाँ या ना? समझ में आ गया? तो ये दोनों काम कर सकता है। यही बात हमको बताई कॉसेट और ल्यूइस ने, और इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स का यूज करा, जैसे कि ल्यूइस स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? तो तुम्हें बहुत सारे यहां पर लुईस स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, जिसमें कि उन्होंने क्या बताया, लुईस स्ट्रक्चर कह लो, लुईस सिंबल कह लो, एक ही बात है। देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर बच्चों ऐसे लिखता हूं Na डॉट, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? या फिर अगर मैं यहां पर लिखता हूं Mg डॉट डॉट, इसका क्या मतलब है? कुछ आइडिया लगा पा रहे हो? Mg से पता लग रहा है कि वो कौन से एलिमेंट का एटम है, मैग्नीशियम। और ये 2 डॉट से क्या पता लग रहा है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? तो इसी सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लुईस सिंबल। तो लुईस सिंबल क्या करता है, एटम of an element is represented by the symbol of element along with the valence electrons as dots around it। ये बात समझ में आई बच्चों? किसी भी एलिमेंट के एटम को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसके एलिमेंट का सिंबल लिख दोगे और उसके आजू बाजू में क्या बना दोगे, उतने ही डॉट बनाओगे जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ में आ गई? और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तो ये तो लुईस सिंबल हो गया, क्लियर हो गया ना? इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए देखो बच्चों, जैसे अगर हम सोडियम की बात करें, Na सोडियम, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, मान लो ये इसका न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस
पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, दूसरे वाले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। सही है गलत है? तो जरा चेक करो, आपने जब Na के ऊपर एक डॉट बना दिया तो ये जो सिंगल डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो जरा चेक करो, ये जो अंदर के 2 शेल हैं और जो न्यूक्लियस है वो सारे कहाँ हैं? वो सारे कहाँ गए? वो सब अकेला ये Na रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ या ना? और इसी को बोलते हैं बच्चों कर्नल। यानी कर्नल क्या होता है बच्चों, याद रखना, KERNEL। कर्नल एक पॉजिटिव आयन होता है, यानी कि न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? कर्नल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जरा चेक करो, क्या बोला मैंने? न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाले शेल के सारे इलेक्ट्रॉन। तो अंदर वाले शेल के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। इस पूरे को मिलाकर क्या बोला गया? यहां तक को कर्नल बोला गया। समझ में आ गया? अब आपका सवाल ये है कि सर ये पॉजिटिव आयन कहां से हो गया? तो मैं आपको याद दिला देता हूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। तो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है? प्रोटॉन 11, और आपने इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितने काउंट करे हैं? 10। तो 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? प्रोटॉन एक ज्यादा हो गया ना, इसीलिए कर्नल पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और वो जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया था वो हमने डॉट बना दिया। अब ये जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है ये क्या है बच्चों? जल्दी बोला करो। ये है ल्यूइस सिंबल। क्लियर हो गया? तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट का ल्यूइस सिंबल बनाने का तो बना दोगे? पक्का? सोच लो। ठीक है, तो याद रखना ल्यूइस सिंबल के अंदर क्या क्या आता है? ल्यूइस सिंबल के अंदर आता है कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अब कोई पूछे कर्नल तो समझ जाओगे। व्हाट डू मीन बाय कर्नल? न्यूक्लियस along with the inner shell electrons is called kernel, which is a positively charged ion. क्लियर हो गया? चले आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ल्यूइस सिंबल। ल्यूइस सिंबल बनाने के क्या क्या फायदे हैं बच्चों? जल्दी बोलो, ल्यूइस सिंबल बनाने के फायदे क्या हैं? पहला फायदा तो ये है कि आपका टाइम बच रहा है भैया। जरा सोचो, आप न्यूक्लियस बनाओगे, फिर अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन बनाओगे, फिर उसके बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन बनाओगे, तब आपको नजर आएगा कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो टाइम बच रहा है सबसे पहले तो। दूसरी बात आप जरा चेक करो, वैलेंसी फाइंड करने में आसान है या नहीं है? हाँ या ना? आपको अगर मैं ल्यूइस स्ट्रक्चर बना के दे दूं, जैसे मैंने बना दिया Al डॉट डॉट डॉट, बताओ वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी कितनी है भाई? आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, तो वैलेंसी 3 नहीं हो गई? तो क्या ल्यूइस स्ट्रक्चर, ल्यूइस सिंबल वैलेंसी फाइंड करने में मदद कर रहा है? यानी कि पहला फायदा इसका ये है, इट इज easier to find या count the valence electrons और valency of an atom। हाँ यार, और एक फायदा और है बच्चों, अगर आपको वैलेंसी पता चल गई तो क्या आप इससे ये इजीली प्रेडिक्ट कर पाओगे कि ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप या पीरियड में आता है? हाँ या ना? भाई पिछले चैप्टर में मैंने यही तो समझाया तुमको पूरा टाइम कि रैंडमली आपको अचानक से कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो आप बता दोगे कि उसका पीरियड और उसका ग्रुप कौन सा है। हाँ या ना? तो ऐसे यहां पर भी अगर आपको वैलेंसी पता लग जाए तो एटलीस्ट ग्रुप तो बता ही दोगे ना। यानी कि इट हेल्प्स टू लोकेट द पोजीशन of element
इन पीरियोडिक टेबल। इन पीरियोडिक टेबल मतलब कि कुल मिला के आप ये कह सकते हो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप और पीरियड। आपको ग्रुप या पीरियड आपको आराम से पता लग जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, वैलेंसी कैसे फाइंड करोगे बताना जरा। ल्यूइस सिंबल की मदद से वैलेंसी कैसे निकालोगे? अगर मान लो किसी ल्यूइस सिंबल के पास बहुत सारे डॉट्स बने हुए हैं, उसी को काउंट करके तो पता लगेगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं या 4 से कम है तो वैलेंसी उतनी ही होगी। वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ल्यूइस सिंबल। इसको आसान भाषा में बोल सकता हूं, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स। हाँ या ना? पर आप ऐसा सिर्फ तभी करोगे जब इफ डॉट्स आर 4 और लेस देन 4। समझ में आ गया? लेकिन बच्चों अगर मान लो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो गए तो वैलेंसी कैसे निकालोगे? 8 में से माइनस करके। यही तो करते हो। तो वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स, यानी कि वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा आप कब करोगे? इफ डॉट्स आर मोर देन 4। बच्चों तुम लोगों को वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फर्क पता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो 6 है तो वैलेंसी थोड़ी ना 6 हो जाएगी, वैलेंसी तो 2 ही रहेगी ना। वैलेंसी आपको फाइंड करनी पड़ती है। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग पावर। क्लियर हो गया? यहां तक बच्चों क्लियर हो गया ल्यूइस सिंबल के बारे में? क्यों ना कुछ एलिमेंट्स का ल्यूइस सिंबल लिखकर देखा जाए। हाँ या ना? करें शुरू। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा है राइट द ल्यूइस डॉट सिंबल फॉर द फॉलोइंग एटम और आयंस। ल्यूइस सिंबल बनाकर दिखाइए। ल्यूइस सिंबल बनाने से पहले आप लोग एक अपने दिमाग में बात फिट कर लो, वो ये कि अगर मान लो कहीं पर जैसे चार्ज दिया हुआ है 2-, इसका मतलब क्या है? आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, वो एक आयन बन गया ना। देखो S का मतलब है यहाँ पे सल्फर, S2- का मतलब क्या है पहले ये बताओ। एटम तो सल्फर का ही है, पर 2- का मतलब एक तो वो आयन बन गया। आयन तभी बनेगा जब उसमें चार्ज होगा। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव तब होगा जब इलेक्ट्रॉन उसको दिए जाएंगे, तो पक्का इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। कितने एक्स्ट्रा है? तो वो कहाँ बनाओगे? आउटर मोस्ट शेल में तो बनाओगे। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? आ गई? अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, फर्स्ट पार्ट बच्चों, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? जल्दी बोलो। 16। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? जल्दी बोला करो यार। 16 है ना, तो 2,8,6। लेकिन आपको तो ल्यूइस सिंबल बनाना है, तो सल्फर का क्या बनेगा? आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? या ये मैं ऐसे बना सकता हूं 5 6, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बनाओ। अच्छा, साथ में दिया है S2-, तो बच्चों S2- का मतलब है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अब? 8। तो कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत? लेकिन इसके बाद भी आपको यहाँ पर 2- लिखना पड़ेगा, ताकि ये समझ में आए कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ल्यूइस स्ट्रक्चर किसका है? सल्फर एटम का नहीं है, सल्फर आयन का है, और जिस पर 2- का चार्ज है। तो ये आपको बनाना पड़ेगा तब भी। समझ में आ गया? चले आगे। चलो भाई स्पीड बढ़ाओ। अगला किसका है? फास्फोरस। एटॉमिक नंबर क्या है इसका?
15 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 5। तो फास्फोरस का क्या बनेगा P, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। समझ में आ गया। और साथ में P3 माइनस दिया हुआ है बच्चों। P3 माइनस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आउटर मोस्ट शेल में डालो, कितने हो गए 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 3 माइनस। कोई दिक्कत? चले आगे। तो देखो बच्चों अगला हमको दिया हुआ है थर्ड पार्ट, क्या है Al and Al3 प्लस। Al and Al3 प्लस। तो Al का मतलब यहाँ पर क्या है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3। तो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 1 2 3। और एक हमको दिया हुआ है Al3 प्लस, मतलब एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है इस बार बच्चों 3 प्लस, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए। यानी अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे बच्चों 0। तो आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर 3 प्लस लिख दो। नहीं आया ना समझ में? आ गया बच्चों। आगे के कर लोगे या मैं खुद करके दिखाऊं सारे? कॉपी में हो जाएगा इतना काम, या छोड़ दोगे तुम लोग भी मेरी तरह? कर लोगे ना? या अगर कोई करना है तो बता दो। इसमें से कोई मुश्किल लग रहा है तो बता दो, पूछ लो। बोलो जल्दी बोलो। हो जाएगा? तुम्हारे लिए छोड़ दो इतना। चलो ठीक है बच्चों। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। समझ में आ गया? लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, इतना सब पढ़ने के बाद 10th पास कर ली, 9th पास कर ली, इतना सब पढ़ने के बाद क्या एक बच्चे के पास ये नॉर्मल आइडिया नहीं होना चाहिए कि ये एटम इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है या ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है? होना चाहिए ना? तो ये बातें तुम लोगों को कुछ पहले से याद रखनी पड़ेगी। जैसे बच्चों ग्रुप 1 की अगर हम बात करें, कौन कौन आता है ग्रुप 1 में? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, Rb, वीडियम, Cs, Fr। सही है। ये क्या करना चाहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे या गेन करना चाहेंगे? ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या गेन करेंगे? लूज करेंगे। समझ में आ गया? यानी कि wants to lose 1 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई? तो इनमें से कोई एलिमेंट नजर आ जाए समझ जाओगे। अच्छा ग्रुप 2 की अगर बात करें तो यह काम करते हैं। एक सेकंड बच्चों, ये बिल्कुल ठीक है, पर हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप 16 से, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। ग्रुप नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं बच्चों? चैल्कोजेन। कौन आता है इसमें? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। बच्चों ग्रुप 16 के एलिमेंट क्या करना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज या गेन? गेन, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि wants to gain 2 इलेक्ट्रॉन। सही है गलत? इसी तरीके से ग्रुप 17 की अगर हम बात करें तो इनको हम लोग बोलते हैं हैलोजेन। कौन कौन आता है इसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो यहां पर ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं या गेन करना चाहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए वो जो कि wants to gain 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? अच्छा, और इसके अलावा ग्रुप 1 वाले एलिमेंट क्या चाहते हैं? हाइड्रोजन, Li, Na, K, Rb, Cs। ये क्या करना चाहते हैं बच्चों? wants to lose 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। समझ में आ गया? और ग्रुप 2 के एलिमेंट क्या करना चाहते हैं? Be, Mg, Ca, Sr,
बी ए के बाद आर ए भी आएगा, पर यहां पर मैं लिख देता हूं वांट्स टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन। सही है गलत? अब आप जरा दिमाग लगाओ, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, तो क्या इनका ग्रुप 17 का ग्रुप 1 के एलिमेंट से बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना, बहुत आराम से बनेगा। तो चेक करो, HF भी बनता है, HCl भी बनता है, HBr भी बनता है, HI भी बनता है, हाँ या ना? LiF तो नहीं बनता, LiCl LiBr बनता है। ऐसे ही सोडियम का NaF NaCl NaBr NaI बनता है नहीं बनता? ऐसे ही पोटेशियम का KCl KBr KI। ऐसा क्यों हो रहा है? पैटर्न नोटिस करा? ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन बस गेन करना चाहता है। समझ गए बच्चों? ग्रुप 16 के एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। क्या इनका बॉन्ड इनके साथ अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा? तो मैग्नीशियम रिबन को जब आपने बर्न किया था 10th क्लास में, तो MgO बना था। ऐसे ही CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनता है नहीं बनता? समझ में आ रहा है? तो ये एलिमेंट्स इनके साथ रिएक्ट करते हैं। अब नीचे वाले इतने रिएक्टिव नहीं होते हैं, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्लियर हो गया? पर बच्चों क्या ऐसा हो सकता है जैसे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं पर ये एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, पर ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर से दूसरा हाइड्रोजन आ गया, क्या बन गया? वाटर। जैसे कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ग्रुप 16, पर सोडियम 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पर सोडियम यहाँ पर 2 आ गए, इसने बोला 1 इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूँ 1 तू दे रहा है, तो क्या बन गया? Na2। ऐसे ही K2। ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? क्लियर हो गया? तो बच्चों तुमने कभी नोटिस करा, तुमने ये चीज कभी नोटिस करी, ग्रुप 17 के बाद क्या आता है बच्चों? ग्रुप 17 के बाद क्या आता है? ग्रुप नंबर 18, जिसको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैस। कहीं ये इन दोनों के बीच की दीवार तो नहीं है? चेक करो, ग्रुप 16 आता है, फिर 17 आता है, 18 आता है, 18 के बाद आप घूम कर वापस कहां चले जाते हो? ग्रुप 1 और 2 पे। तो कहीं ये इनके और इनके बीच की सीधी सीधी दीवार तो नहीं है? हाँ है ना? तो इसमें कौन कौन आ जाएगा बच्चों? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, आरएन। और ये कुछ नहीं चाहते, अनरिएक्टिव। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो अब सवाल ये है कि इनके और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, या दुनिया में किसी भी एलिमेंट के एटम के बीच में जो बॉन्ड्स बनेंगे वो कितने टाइप के होंगे? तो 2 टाइप के बॉन्ड हमें पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और मतलब कि आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक एक ही बात है, कोवैलेंट बॉन्ड, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। सबको समझ में आ गई यहाँ तक की कहानी? तो भैया ये कॉपी में लिख के याद कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री